welcome back to Literary Tutorial by Anisha Mandla. Our today's topic is Lyrical Ballad, which has been written by Coleridge and Wordsworth. If you like my video, please subscribe it and share with your friends. Okay, now we shall begin with our topic. Okay, the Lyrical Ballad is a very important text in the English literature, and this has been written by Coleridge and Wordsworth, right? 1795 में Coleridge met Wordsworth, and after 3 years of their meet, they wrote in 1798. They wrote Lyrical Ballad. Okay, so if anybody asks you, then when they met and when they begin to write it, so you need to remember just things like 95 they met and 98 they wrote, and after that they had edited it in several years, and the years in which it was edited बार बार उन्होंने edit किया और उनको reprint किया. तो ये dates है हमारे पास 1798, 1800 and 1802, and last is 1805, right? अब दिक्कत क्या होती है कि हमें याद नहीं होता कि ये जो टॉपिक टाइम है ये हम भूल जाते हैं, कैसे याद करें, राइट? तो उसको याद करने के लिए क्या है, फर्स्ट after 3 years they met, they began writing Lyrical Ballad. Okay, after 1 year again it was edited and reprinted in 1800, right? Then after 2 years, or you can say 2 years over here, after 2 years they edited it, after then again after 2 years, and then after 3 years. Okay, so in this manner you can just recall and retain in your mind कब ये publish हुआ और कब ये बार बार edit हुआ. Okay, now first when it was published first time in 1798, it was experimental thing. Why it was an experiment? A question comes in everybody's mind. क्या experiment करना था उन्होंने? कॉलेज के मन में ऐसा क्या चल रहा था जिसको वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते थे? तो उसके मन में, उनके जो मन में जो चीज चल रही थी वो ये थी कि मैं एक इस तरह की पोइट्री लेके आऊं, न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ मैन, कॉमन मैन, राइट? जो पहले, इनसे पहले की जो पोइट्री लिखी जा रही थी, इट वॉज आर्टिफिशियल. अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज अ आर्टिफिशियल पोइट्री. क्यों आर्टिफिशियल पोइट्री थी? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज, वोकैबुलरी बहुत हाई थी, और वो जो इंटेलेक्ट थे, वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड था पोएट का, वो डिपिक्ट करता था इंस्टेड ऑफ क्लोजनेस ऑफ पोएट्री विद द कॉमन मैन. ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं इस तरह की एक पोइट्री प्रोड्यूस करता हूँ जिसमें क्या हो, जो कॉमन मैन है वो अपने आप को एक कनेक्टेड फील करे, राइट? तो इन्होंने अपने प्रीफेस में, जो इन्होंने 1800 में लिखा था, उसमें हमें बताया है कि ये जो लिरिकल बैलेड था वो एक एक्सपेरिमेंट था, राइट? एंड ही वाज अगेंस्ट द अगस्टिन एज और द न्यू क्लासिकल पीरियड. जो उस टाइम के जो पोएट थे न्यू क्लासिकल एज के, he was against them. Why he was against them? Because there was more of artificial and unnatural language which is not connected or associated with the common man, right? So इसलिए उन्होंने कहा कि किस टाइप की पोइट्री होनी चाहिए. लिरिकल बैलेड में प्रीफेस में उन्होंने बताया कि किस टाइप की पोइट्री होनी चाहिए, किस टाइप का पोएट है और उनका कनेक्शन क्या है, right? So this all we are going to study in this. Now it is very important to remember that he was influenced by Bishop Percy's relic of the ancient poetry which he wrote in 1765. From that he got influence, और उनसे वहां से उन्होंने लिरिकल बैलेड लिखना शुरू किया, राइट? उसको देखकर, राइट? अब प्रीफेस में उन्होंने क्या बताया है, what he has said in the preface, that the purpose of collection was to write poetry.
ये जो मैंने कलेक्शन की है 23 पोएट्रीज की, राइट, 23 पोएम्स जो है उनको जो मैंने रिकलेक्ट करके उनको जो एक लिरिकल बैलेड के फॉर्म में लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि इस टाइप की पोएट्री लिखूं जो किसके साथ डील करते हैं, विद द थिंग्स दैट हैपन इन एवरीडे लाइफ, राइट, जो एवरीडे हमारी लाइफ में होती रहती है, उन चीजों के साथ कनेक्टेड जिसे हम फील करें, राइट। तो उस टाइप की पोएट्री मैं बताना चाहता हूँ कि पोएट को इस टाइप की पोएट्री लिखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद again he edited in 1802 and 1805, right. Now what he is saying in the preface में हम बोलते हैं कि जो पोएट्री होती है वो कॉमन मैन को सोच के लिखनी चाहिए, and poetry is more philosophical than all other writing, right. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन अगर आता है, आ सकता है कि टोटल कितने पोएम्स थी लिरिकल बैलेड में। सो देयर वर टोटल 23 पोएम्स, आउट ऑफ विच 19 belongs to Wordsworth and 4 belongs to Coleridge, right. Okay, then which is the first poem included in the lyrical ballad? First poem included in the lyrical ballad is Rime of Ancient Mariner, and the last is Tintern Abbey. Okay, how you are going to remember this? अब इसको भी तो याद करना है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद करना चाहिए कि जो लिरिकल बैलेड है वो मेनली वर्ड्सवर्थ के नाम पे जाना जाता है। तो जो मैक्सिमम जो पोएम्स है इट हैज बीन रिटन बाय द वर्ड्सवर्थ, राइट। ऑन द सेकेंड हाफ जो कॉलेज उनके जो साथ हैं उन्होंने बहुत कम पोएम्स लिखे हैं, ओनली 4 पोएम। बट अगेन हाउ टू रिमेम्बर दैट विच वन इज द फर्स्ट और द लास्ट वन? इट्स द ऑपोजिट वन। वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने लास्ट लिखी है और जो कॉलेज है उन्होंने फर्स्ट लिखी है, राइट। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर नाउ। ओके, नेक्स्ट व्हाट ही सेड अबाउट द पोएट्री। अब लिरिकल बैलेड में उन्होंने पोएट्री को जो डिफाइन किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, राइट। अब उन्होंने क्या किया है, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। जब मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, राइट। हम कहीं पर जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम सब नज़ारे देखते हैं, अच्छा लगता है, हम घूमते हैं फिरते हैं, जब हम वापस आते हैं बैठते हैं तो हम इन चीज़ों को याद करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में, तो हमें अच्छा फील होता है ना। कैसे अच्छा फील होता है ना हमें जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं। सेम इज द थिंग विच इज सेइंग ओवर हियर, राइट, कि आप कहीं पर जाओ, वहां का एनवायरनमेंट देखो। पोइट्री कैसे लिखनी है, पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप वापस आते हो आप उसके बारे में सोचते हो एंड यू फील गुड अबाउट इट, राइट। सेम ही से, और फिर आप उन चीज़ों को, थॉट्स को कलेक्ट करते हो ट्रैंक्विलिटी में, जब आप कामनेस में अपने साथ हो। दैट इज व्हाट हाउ पोएट्री इज रिटन, राइट। नाउ उन्होंने 4 चीजें बोली हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज रिकलेक्शन, थर्ड इज फिल्टरिंग एंड फोर्थ इज कॉम्पोजिशन, right? Same thing what I have already told you, right? See, you go somewhere, you observe the things, like suppose you go to a zoo, you are observing it, right? Observing everything, minute thing, right? Then recollecting it, when you come back, you sit down, when you are in a good state of mind, you recollect the things. क्या देखा, कैसे था, अगर लायन को देखा, लायन कैसे था, वो कैसे बैठा हुआ था, किस तरह को होना चाहिए। What you are doing, you are recollecting all the ideas from here and there, right? Then filtering what to filter? Filter out the non-essential element, ठीक है। जब आप पोइट्री लिखते हो, जो आपको लगता है कि इसमें नहीं आना चाहिए उसको आप omit कर देते हो। You tend to omit the things which are not necessary, right? Next, last is composition of the poetry, which again you need to be relaxed, in a relaxed state of mind when you compose the
पोइट्री। ये नहीं है कि बैठे कंपोज कर दिया और चले गए, राइट? Again, what again he says that poetry is the breath and the final spirit of all knowledge, the impassioned expression that is in contousance of all science, right? वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो सबसे अमूल्य चीज है, सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज है। इट्स अ ब्रेथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल द नॉलेज, जितने भी दुनिया में नॉलेज है उन सबसे अच्छी पोइट्री है। अब यहाँ पर हम अगेन सिडनी को यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। सिडनी ऑल्सो सेड दैट सेम थिंग, राइट? सिडनी ने, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखो तो उसमें आपने को सिडनी के बारे में बताया है, जहाँ पर उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री किया है। अगेन ही इज सेइंग द सेम थिंग व्हाट वर्डवर्थ इज सेइंग ओवर हियर। अब ये जो कोटेशन मैंने आपको, ये जो चीज आपको लाइन बताई थी मैंने, that poetry is more philosophical than all other writing, right? ये सेम चीज साउंड करती है जैसे एरिस्टोटल ने बोला है एंड सिडनी ने बोला है। सेम, राइट? What he is trying to say कि जितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हिस्ट्री ज्यादा अच्छी है, फिलोसफी ज्यादा अच्छी है, या ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो he says on the whole in nutshell what is important is poetry. Poetry is more philosophical than all other writing. अगर हम philosophy के साथ भी poetry को compare करें, then also poetry is more philosophical than the philosophy subject. राइट? तो अगर ये वाली चीज आपको याद करनी है तो यू कैन एसोसिएट दिस थिंग विद द एरिस्टोटल एज वेल एज सिडनी, राइट? देन अब इतना कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया है इसके बारे में लिरिकल बैलेड में कि इसीलिए इसको मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म बोला जाता है कि यहाँ से ही यही जो दौर था, यही जो एरा था, यहाँ से ही रोमांटिक जो क्रिटिसिज्म है या रोमांटिक पीरियड है, इसका आगमन हुआ। द एडवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा कॉल्ड रोमांटिक एज, राइट? सो अ क्वेश्चन कैन कम दैट which is the manifesto of the English romantic criticism? So it's a lyrical ballad, right? आपको पता है कि रोमांटिक जो एज है वो कहाँ से शुरू होते हैं? वर्ड्सवर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज इज वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि लिरिकल बैलेड, राइट? सो एवरीथिंग इज एसोसिएटेड, एक के साथ दूसरा कनेक्शन बनता जा रहा है, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर दिस थिंग, राइट? ओके, सो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने जब ये चीज लिखी तो उन्होंने, उनका जो मोटिव था, एजेंडा था या पर्पस था, ये बताना था व्हाट इज पोइट्री एंड हाउ पोइट्री शुड बी रिटन, ऑट टू बी रिटन एंड हाउ इट शुड बी रिसीव्ड, राइट? तो उन्होंने बोला कि मैटर ऑफ पोइट्री जो है, हाउ शुड इट बी? इट शुड कम आउट फ्रॉम द कॉमन इंसिडेंट एंड द सिचुएशन, राइट? फ्रॉम द कॉमन लाइफ, राइट? And poetry is for life sake, not for the art sake, it's for the life sake, right? हमारे लिए पोइट्री लिखी जा रही है, कॉमन मैन के लिए लिखी जा रही है। How the people are going to receive it, that is important. क्या important है कि जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है? अब प्रोडक्ट आप बेचते हो, कोई भी XYZ है, तो अगर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो व्हाट इज मेन एजेंडा इन देयर माइंड, दैट आर द रिसीवर, द कस्टमर इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर दे आर गोइंग टू लाइक इट और नॉट। सेम इज विद द वर्ड्सवर्थ, दैट व्हाट ही इज सेइंग कि जिनके लिए मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, कॉमन मैन के लिए, वो उनको वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ वर्ड्सवर्थ, राइट? देन ही सेज किस टाइप का डिक्शन होना चाहिए। एक और चीज कि इसमें जो लिरिकल बैलेड है उसमें पोएटिक डिक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, which is again important thing, right? Now, how the language should be used, the choice of word कैसे होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है, right? How the poetic diction it should be, how the language it should be, how the choice of word, phrases, sentences should be, right? What he is trying to say here कि जो words हैं, language है, again it should suit the common man, right? अब मैं कोई
भी चीज पढ़ने बैठूं, है ना, अगर मुझे लगता है कि पोइट्री पढ़ने बैठी, अगर उसके साथ साथ मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ेगी तो मुझे उसके साथ कनेक्शन फील नहीं होगा। उससे क्या होगा, मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, राइट। आई डोंट वांट दैट डाइवर्जन, आई वांट कि वो जो एक कनेक्शन है वो बिगिनिंग टू एंड बना रहे। अब आप मूवी देखने जाते हो, व्हाट हैपेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट, यू फील कनेक्टेड विद द मूवी। अगर उसमें बहुत सारे हाई वोकैब यूज किए गए, हाई फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज किए गए हो जो आपकी समझ से बाहर है, तो क्या होगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वोंट फील कनेक्टेड विद इट। एंड सेम इज द केस विद द वर्ड्सवर्थ, ही इज सेइंग द सेम थिंग, that connection is very important, choice of words are very important, what kind of a language you are using, again that is very important, right। फिर उन्होंने बोला है that who is a poet। अब आप बोलते हो कि जो पोएट, जो लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए, तो पोएट कौन है? पोएट इज ऑल्सो अ मैन हु इज स्पीकिंग टू मैन। एक सिंगल पर्सन है जो बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बातचीत करना चाहता है। He or she is sharing his thought, views, expression with a common man, with other people, right? Which is in a understandable mood, right? Got it? Okay. So this is all about the lyrical ballad. Along with that, we need to know that lyrical ballad, in that he says that what is important in poetry is to delight, right? What is important is to delight the people for whom we are making it, composing it, right? So I think this is very easy thing. Along with that, one more thing he said, that imagination, right? Up यहाँ पे again I would be citing few things about the Augustan age people. अब ऑगस्टिन एज जो थे वो क्या सोचते थे, वो उनका ये मानना यह था कि जो इमेजिनेशन है, व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग वेरी क्रिएटिव, नथिंग क्रिएटिव अबाउट इट, एक जनरल चीज है, जैसे हम चीजों को रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेमोराइज करते हैं, दोबारा उनको रिकलेक्ट करके याद करते हैं, दैट इज इमेजिनेशन। बट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, दे हैड टोल्ड अस दैट इमेजिनेशन इज अ creative agent, it is a higher creative faculty, right? उसको तो आप आम चीज मत समझो कि जैसे ब्रेन है, माइंड है, वैसे ही इमेजिनेशन है, it is diversified thing from that of thing, right? तो इमेजिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है जहां पर आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है, when you are composing the thing, right? At that time your imagination come out, it is a higher creative faculty, right? And make you understand beyond material composition, right? हम कहते हैं ना आपकी इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी है, तो वहां इमेजिनेशन कैसे अच्छी होगी? क्योंकि जो हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो इमेजिन नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में सोचते हैं। पर जो लोग इमेजिनेटिव होते हैं, लाइक पोएट्स, वी से पोएट्स आर द इमेजिनेटिव पीपल, वो बियॉन्ड द कंटेक्स्ट सोचते हैं, ठीक है, मटेरियल थिंग से बियॉन्ड सोचते हैं, दैट्स व्हाई they have good imagination power, right? So this is the all just about what the lyrical ballad is, what the Wordsworth had said about in this particular lyrical ballad. I hope you liked my video and it's very informative. If you think that it is very informative, kindly subscribe my channel and stay connected. Thank you.